Hello students, today we will start unit number 2 in which we will see about software engineering with SDLC, about flowchart, DFD and about SQL database. Starting with software engineering with SDLC. What is software engineering? Software engineering is the systematic application of engineering approaches to the development of software, right? So software development life cycle SDLC is a process used by the software industry to design, develop and test high quality softwares. SDLC का मेन एम है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करना, उसको बनाना एंड कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना. वो जो भी टाइम लिमिट उसने दी हो कस्टमर ने, उस टाइम लिमिट में उतने कॉस्ट में हमको काम कंप्लीट करना है. ठीक है. So SDLC is the acronym of Software Development Life Cycle. It is also known as Software Development Process. SDLC क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसमें डिफरेंट टास्क होते हैं, वो कैसे परफॉर्म करने हैं वो डिफाइन करता है, राइट. सो हमको ये स्टेप्स बताएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के. ISO IEC 12207 is an international standard for software lifecycle processes. It aims to be the standard that defines all the tasks required for developing and maintaining software. What is SDLC? SDLC क्या है? SDLC एक प्रोसेस है जो हर एक सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए फॉलो करता है. सो इसमें क्या होता है? एक डिटेल प्लान होता है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है, उसको कैसे बदलना है, उसमें हम चेंज भी कर सकते हैं या फिर उसमें हम कुछ ऐड भी कर सकते हैं. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, स्टार्टिंग विथ प्लानिंग, डिफाइनिंग, देन डिजाइनिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट. सो इन सभी स्टेजेस को हम समझते हैं. अ टिपिकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, स्टार्टिंग विथ स्टेज 1 प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस. Requirement analysis is the most important and fundamental stage in SDLC. It is performed by the senior members of the team with inputs from the customer, the sales department, market surveys and domain experts in the industry. मीन्स टीम के जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो ये टास्क परफॉर्म करते हैं प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस का. ठीक है. वो क्या करते हैं? कस्टमर के पास से सजेशन लेते हैं, उससे इनपुट लेते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट से मार्केटिंग में सर्वे करते हैं. ठीक है. उसके हिसाब से ये लोग एनालिसिस करते हैं. सो ये जो सभी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं उसको वो एक बेसिक प्रोजेक्ट बना मीन्स बेसिक प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए उसका जो प्लान है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का उसमें यूज़ करते हैं. सो प्लानिंग स्टेज में क्वालिटी अश्योरेंस की रिक्वायरमेंट का प्लानिंग होता है एंड आइडेंटिफिकेशन भी होता है. सेकंड स्टेज इज डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा ये डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स. सो दिस स्टेप इज टू क्लियरली डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स and get them approved from the customer or the market analysis. So ये documentation SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के थ्रू किया जाता है. इस डॉक्यूमेंट में जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है एंड डेवलप करनी है उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की हुई होती है. स्टेज 3 डिजाइनिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर. सो SRS is the reference for product architect to come out with the best architecture for the product to be developed. It is based on the requirements specified in SRS. SRS क्या है? SRS में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. सो SRS में जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की होगी उसके बेस पे ये डिज़ाइन का अप्रोच रेडी होगा एंड डॉक्यूमेंटेशन भी रेडी होगा इसके हिसाब से. सो वो डॉक्यूमेंटेशन होगा इन अ DDS डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिकेशन.
राइट। सो ये DDS रिव्यूड होगा, इसको रिव्यू करेंगे सभी स्टेक होल्डर्स, राइट। स्टेक होल्डर्स मीन्स एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड पैरामीटर्स के ऊपर, ये जो प्रोडक्ट है उसके पैरामीटर्स के ऊपर भी ये रिव्यू होगा। लाइक पैरामीटर्स कौन से, प्रोडक्ट की रॉबस्टनेस, फिर रॉबस्टनेस मीन्स उसकी कंडीशन क्या है, उसकी डिज़ाइन कैसी है, उसका बजट क्या है, इसको ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, एंड प्रोडक्ट के लिए कौन सी डिज़ाइन अप्रोच की हुई है, उन इस सभी के बेसिस पे ये रिव्यू होगा। स्टेज 4 बिल्डिंग और डेवलपिंग द प्रोडक्ट मीन्स SDLC इस पार्ट में जो एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, इस पार्ट में क्या होगा, जो एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और इसमें क्या होगा, इस स्टेज में प्रोडक्ट बनाई जाती है। मीन्स प्रोग्राम का कोड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट डिज़ाइन की डॉक्यूमेंटेशन के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जनरेट होता है इस स्टेज में। सो डिज़ाइन को DDS के हिसाब से जनरेट करना ज़रूरी है। सो अगर DDS के हिसाब से हम काम करें तो कोई भी प्रॉब्लम के बिना हम ये कोड जनरेट कर सकते हैं। सो डेवलपर जो होंगे उनको भी कोडिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी, वो गाइडलाइंस जो ऑर्गेनाइजेशन में बनाई है। एंड प्रोग्रामिंग टूल्स जो यूज़ होंगे कौन से, लाइक कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स एंड डिबगर, जो कोड जनरेट करने में यूज़ होंगे, इसके लिए भी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी कोडर को। सो डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लाइक C++, फिर पास्कल, जावा एंड PHP, ये सभी कोडिंग के लिए यूज़ होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर जो डेवलप करना है उसके टाइप पे, मीन्स उसके बेस पे डिसाइड होती है। स्टेज 5 टेस्टिंग द प्रोडक्ट। द स्टेज इज यूजुअली अ सबसेट ऑफ ऑल स्टेजेस as in a modern SDLC models. The testing activities are mostly involved in all the stages of SDLC. ये भी दूसरे SDLC मॉडल्स की जैसे सबसेट ही है जिसमें टेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है सभी स्टेजेस में। जैसे काम होता है उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। सो इस स्टेज में भी प्रोडक्ट का टेस्टिंग होता है। सो प्रोडक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, मीन्स कोई डिफेक्ट हो, तो वो रिपोर्ट करना, फिर उसको ट्रैक करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मीन्स फिक्स करना, एंड फिर उसको रिटेस्ट करना सॉल्व करने के बाद। सो जब तक प्रोडक्ट ना बन जाए, मीन्स प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन ना हो, तब तक इसमें जो डिफेक्ट्स है वो फाइंड की जाती है, उसको ट्रैक की जाती है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। स्टेज 6 डिप्लॉयमेंट इन द मार्केट एंड मेंटेनेंस मीन्स once the product is tested and ready to be deployed, it is released formally in the appropriate market. प्रोडक्ट बनने के बाद उसको मार्केट में रिलीज किया जाता है। सो समटाइम्स प्रोडक्ट डेप्लॉयमेंट हैपन्स इन स्टेजेस एज पर द बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। Now let's see about SDLC models, right? So there are various software development lifecycle models defined and designed. ये मॉडल जो है वो रिफ़र करेंगे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स, राइट। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस का सक्सेस मेजर करने के लिए ये सभी मॉडल्स कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, राइट। सो फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर SDLC मॉडल्स: वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, V मॉडल, बिग बैंग मॉडल। Starting with waterfall model. So waterfall model was the first process model to be introduced. It is also referred as a linear sequential life cycle model. It is very simple to understand and use. In this model, each phase must be completed before the next phase can begin, and there is no overlapping in the phases. मतलब एक फेज खत्म होगा उसके बाद दूसरा फेज स्टार्ट होगा। सो ये मॉडल को SDLC ने पहले अप्रोच किया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस के लिए। वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को लीनियर फॉर्म में, मीन्स सिक्वेंशियल फॉर्म में करता है, राइट। मीन्स एक फेज प्रोसेस होना तब स्टार्ट होगा जब उसके आगे का फेज कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स स्टेप बाय स्टेप एक स्टेज का काम खत्म हुआ उसके बाद ही दूसरा स्टेज अपना काम स्टार्ट करेगा।
सो वाटरफॉल मॉडल में कोई भी फेज ओवरलैप नहीं होंगे. वाटरफॉल मॉडल डिजाइन. Waterfall model approach was first SDLC model to be used widely in software engineering to ensure the success of the project. In waterfall approach, the whole process of the software development is divided into the separate phases. So in this model क्या होगा कि एक फेज जो है, एक स्टेज का आउटकम उसके नेक्स्ट स्टेज का इनपुट होगा. So this is the representation of a different phases of waterfall model. ये सिक्वेंशियल फॉर्म में हो गए. मीन्स ये वाटरफॉल मॉडल नाम के हिसाब से रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद डिप्लॉयमेंट, देन मेंटेनेंस. यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं बट वापस नहीं जा सकते. ठीक है, एक बैक नहीं जा सकते. मेंटेनेंस में वापस हम डिप्लॉयमेंट स्टेज में नहीं जा सकते. सो इसके स्टेजेस हम समझते हैं. रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस. इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टम को डेवलप करने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं, मीन्स जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम इकट्ठा करेंगे इन अ डॉक्यूमेंट, इन वन डॉक्यूमेंट. मतलब उसका पूरा रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन बनेगा जिसमें ये सभी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई होगी. सिस्टम डिज़ाइन. The requirement specifications from first phase are studied in this phase and the system design is prepared. This system design helps in specifying hardware and system requirements and help in defining the overall system architecture. System design हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट एंड सिस्टम की रिक्वायरमेंट बताता है. सो ये ओवरऑल जो पूरी सिस्टम है उसका आर्किटेक्चर को डिफाइन करने में मदद करता है कि क्या क्या चाहिए होगा इसके डेवलपमेंट में. इम्प्लीमेंटेशन. With inputs from the system design, the system is first developed in small programs called units, which are integrated in the next phase. Each unit is developed and tested for its functionality, which is referred to as a unit testing. System पहले मॉड्यूल्स में डिवाइड होगी, मीन्स स्मॉल प्रोग्राम्स में डेवलप होती है, जिससे क्या कहता है, यूनिट कहता है. ठीक है, तो वो क्या होगा, जो नेक्स्ट फेज होगा, नेक्स्ट स्टेज होगा, उसके साथ बाद में इंटीग्रेट होता जाएगा. राइट. सो हर एक यूनिट अपनी फंक्शनैलिटी मीन्स अपने काम के लिए डेवलप होगा. हर एक स्टेज का अपना अपना काम होगा. ठीक है, एंड वो टेस्ट भी होगा यूनिट्स में. लाइक यूनिट्स है, वो यूनिट्स में टेस्ट भी होते जाएंगे, जिसको हम यूनिट टेस्टिंग कहेंगे. अलग अलग यूनिट का अलग अलग टेस्टिंग होगा. इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग मीन्स सभी यूनिट्स जो इम्प्लीमेंटेशन फेज में डेवलप्ड हुए हैं वो सभी यूनिट्स में टेस्टिंग हो जाने के बाद वो इंटीग्रेट हो गए, मतलब कि इकट्ठा हो गए, एक साथ एक यूनिट बनेगा, एक मॉड्यूल बनेगा. सो इंटीग्रेशन के बाद पूरी सिस्टम चेक की जाती है, जिससे उसमें कोई फॉल्ट रह गया हो या फिर कोई फेलियर हो तो वो पता चल सके. नाउ deployment of system means once the functional and non-functional testing is done, the product is deployed in the customer environment or released into the market. Functional testing verifies each function or feature of the software, and non-functional testing verifies non-functional aspects like software performance, usability, reliability. सो फंक्शन टेस्टिंग कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, जबकि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंडेंट है. मेंटेनेंस. राइट. सो देयर आर सम इश्यूज विच कम अप इन द क्लाइंट एनवायरनमेंट. सो वो इश्यूज को सॉल्व करने के लिए पैचेस रिलीज किए जाते हैं. पैचेस मीन्स वर्जन्स. सो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट को बढ़ाया जाता है. मीन्स उसको कोई कुछ फंक्शनलिटी ऐड करनी हो तो वो ऐड की जाती है. मतलब कि प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है उसको, देन उसका एक बेटर वर्जन रिलीज किया जाता है चेंज करने के बाद. सो मेंटेनेंस इज डन टू डिलीवर दिस चेंजेस इन कस्टमर एनवायरनमेंट. सो वाटरफॉल मॉडल में क्या है कि ये सभी फेजेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें
प्रोग्रेस जो है वो फेजेस के थ्रू नीचे के साइड फ्लो होती दिखती है, राइट। सो आगे के फेज का स्टार्टिंग उसके पहले वाला जो फेज ख़त्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगा। एडवांटेजेस देखते हैं। सो वाटरफॉल मॉडल है, उसमें हर एक फेज मतलब हर एक स्टेज का शेड्यूल है और वो शेड्यूल एक डेडलाइन के साथ सेट किया जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, राइट। सो इसको मैनेज करना इजी है क्योंकि हर एक स्टेज में उसकी अपनी प्रोसेस होती है अलग, राइट। फेजेस आर प्रोसेस्ड एंड कंप्लीटेड वन एट अ टाइम। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ये मॉडल अच्छा है क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट्स जल्दी समझ आ जाती है। सभी स्टेजेस क्लियरली डिफाइन किए गए हैं कि कौन सा स्टेज क्या काम करेगा, राइट। सो हर एक स्टेज का माइलस्टोन मीन्स गोल क्या है वो पहले से ही डिफाइन किया गया है। इट इज़ ईजी टू अरेंज द टास्क। processes and results are well documented. Disadvantages of the waterfall models. इस मॉडल में एक बार टेस्टिंग स्टेज में पहुंच गए फिर वापस से उसके प्रीवियस स्टेजेस जो है प्रीवियस फेज है उसमें जाके कुछ चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो नो वर्किंग सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड अंटिल लेट ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल। हाई अमाउंट्स ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हम वापस से प्रीवियस स्टेज में जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते। कुछ प्रॉब्लम आई सो हमको फिर से पहले स्टेज से काम करना पड़ेगा। पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, मतलब बड़े जो प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है आगे, इसके लिए ये मॉडल दिस इज़ अ पुअर मॉडल फॉर दैट, राइट। So not a suitable for projects where requirements are at a moderate to high risk of changing। जो बड़े projects होते हैं जिसमें requirement change होती रहती है इसके लिए मॉडल suitable नहीं है, right। So risk and uncertainty is high with this process model। It is difficult to measure progress with stages, cannot accommodate changing requirements, means इसमें fixed stages है, एक फेज़ ख़त्म होगा उसके बाद नया फेज़ स्टार्ट होगा। सो पूरा एक सॉफ्टवेयर बन जाएगा, उसके बाद हम कोई चेंज नहीं कर सकते इसमें। एडजस्टिंग स्कोप ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल कैन एंड अ प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद हम पूरी प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम उसको टेस्ट करेंगे। सो प्रोडक्ट बन जाने के बाद टेस्टिंग के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। So integration is done as a big bang at a very end, which doesn't allow identifying any technological or business bottleneck or challenges early. Iterative model. In the iterative model, iterative process starts with a simple implementation of a small set of software requirements and iteratively enhances the involving versions until the complete system is implemented and ready to be deployed। इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा सिर्फ थोड़े सॉफ्टवेयर पार्ट का इम्प्लीमेंटेशन करके, मतलब स्टार्टिंग कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट का, उसके बाद बाकी की जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। सो ये प्रोसेस रिपीट की जाती है जो मॉडल के मीन्स मॉडल की रिपीटेशन मीन्स इटरेशन के एंड में नया सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करती है, राइट। इटरेटिव मॉडल डिज़ाइन। Iterative process starts with a simple implementation of a subset of a software requirements and iteratively enhances the involving versions until the full system is implemented. And at each iteration, design modifications are made and new functional capabilities are added. The basic idea behind this method is to develop a system through repeated cycles and smaller portions at a time.
मीन्स पहले थोड़ा पार्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जब तक पूरी सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती तब तक थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। मीन्स यहाँ पे जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तब तक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं और उसमें कोई कोई रिक्वायरमेंट आती जाती है, उसके हिसाब से डिज़ाइन में चेंज होगा एंड उस चेंज के हिसाब से फंक्शनलिटी भी ऐड की जाती है, राइट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इटरेटिव मॉडल। सो वी कैन से रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्टिंग होगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगा। वापस से अगर कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी है, ठीक है, तो फिर से वो डिज़ाइन होगी, ठीक है, उसका डेवलपमेंट होगा, टेस्टिंग होगा एंड इम्प्लीमेंटेशन होगा, राइट। सो both are same here, iterative and incremental, both are same। यहाँ पे iterative and incremental development is a combination of both iterative design or iterative method and a incremental build model development। So during software development, more than one iteration of the software development cycle may be in progress at the same time. This process may be described as an evolutionary acquisition or incremental build approach, right। evolutionary acquisition means increments deliver करना, फ्यूचर के लिए इम्प्रूवमेंट्स करना, राइट। सॉफ्टवेयर में अगर फ्यूचर में कोई इम्प्रूवमेंट आए तो उसको इम्प्रूव करना, मीन्स ऐड करना, ये सब। एंड इंक्रीमेंटल बिल्ड अप्रोच इज अ मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जहाँ पे प्रोडक्ट की इंक्रीमेंटली डिज़ाइन होगी, मीन्स इम्प्लीमेंट होगा उसका एंड डेवलप्ड होगी प्रोडक्ट, जब तक पूरी प्रोडक्ट फिनिश ना हो तब तक। So the advantage of this model is that there is a working model of a system at a very early stage of development, which makes it easier to find functional or design flaws. Finding issues at an early stage of development enables to take corrective measures in a limited budget। मीन्स ये इंक्रीमेंटली डिज़ाइन प्रोसेस है, सो इसमें वर्किंग मॉडल रेडी हो जाता है, राइट। पहले से ही वर्किंग मॉडल रेडी हो जाता है एंड इसमें इश्यूज कोई आएंगे तो वो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज देखें, सो द डिसएडवांटेज विथ दिस SDLC मॉडल इज दैट it is applicable only to large and bulky software development projects। This is because it is hard to break a small software system into further small serviceable increments or modules। Now let's see about spiral model। The spiral model combines the idea of iterative development with the systematic control aspects of the waterfall model। It is a combination of iterative model and waterfall model। Design, right? So it has 4 phases, right? The spiral model has 4 phases। Software project repeatedly passes through these phases in the iterations called spiral। First one is identification। This phase starts with the gathering the business requirements in the baseline spiral। ये फेज स्पाइरल फॉर्म में बिजनेस रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है, राइट। सो इस फेज में कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जानी जाती है एंड कस्टमर के साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन किया जाता है सिस्टम एनालिस्ट के साथ। सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करता है एंड स्पाइरल के एंड में जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मार्केट में रखने के लिए आइडेंटिफाई की जाती है। डिज़ाइन। The design phase starts with the conceptual design in the baseline spiral and involves architectural design, logical design of modules, physical product design and the final design of the subsequent spirals, right। मतलब कि जब प्रोडक्ट बनाने का सोच रहे हो एंड डिज़ाइन बन रही हो तब कस्टमर का फीडबैक लेने के लिए एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एंड डिज़ाइन को इंफॉर्मेशन के साथ सॉफ्टवेयर का एक वर्किंग मॉडल बनाया जाता है जो कस्टमर के फीडबैक के लिए रखा जाता है उनके सामने।
Now, construct or build. So the construct phase refers to production of actual software product at every spiral. Evaluation and risk analysis. Risk analysis includes identifying, estimating, and monitoring the technical feasibility and management risks such as schedule slippage and cost overrun. मीन्स प्रोडक्ट का वेरिफिकेशन होने के बाद सॉफ्टवेयर को कस्टमर के इवोल्यूशन के लिए रखा जाता है, सो वो उनको इस प्रोडक्ट के लिए फीडबैक दे सके. सो दिस इज द स्पाइरल मॉडल in which we can see identification, design, construct or build and evaluation and risk analysis phase. और ये सभी phases हमने आगे देख लिए. Advantages of spiral model. So changing requirements can be accommodated, allows extensive use of prototypes, requirements can be captured more accurately. मीन्स जो नीड्स है उसको हम जान सकते हैं, राइट. यूजर्स सी द सिस्टम अर्ली. So development can be divided into the smaller parts and risky parts can be developed earlier, which helps in better risk management. Disadvantages देखें तो मैनेजमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब कि प्रोजेक्ट कब खत्म होगा एंड लास्ट में कैसे बनेगा वो स्टार्टिंग से हम नहीं जान सकते हैं. एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मे नॉट बी नॉन अर्ली, not suitable for smaller and small and low risk projects and could be expensive for small projects. Process is complex, right. मीन्स इसमें हम कंटिन्यूस इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं तो हर एक स्टेज में डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, राइट. सो स्पाइरल में गो ऑन identifiedly. Large number of intermediate stages are requires excessive documentation. V model. V model is an SDLC model where execution of processes happens in a sequential manner in a V shape. It is also known as a verification and validation model. So it is an extension of a waterfall model. So ये हर एक स्टेज में जो डेवलपमेंट हो रहा होता है उसके टेस्टिंग के बेस पे ये काम करता है. मीन्स डेवलपमेंट साइकिल के हर एक फेज़ में ये काम करता है. सो ये एक डिसिप्लिन मॉडल है जिसमें नेक्स्ट फेज़ उसके आगे का फेज़ ख़त्म होने के बाद ही स्टार्ट होता है. इसकी डिज़ाइन देखें तो अंडर द वी मॉडल द कॉरस्पॉन्डिंग टेस्टिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट फेज इज प्लान्ड इन अ पैरेलल. So there are verification phases on one side of the V and validation phases on the other side. The coding phase joins the two sides of the V model. So ये V model के different phases हैं, जैसे मैंने बताया coding phase कनेक्टेड है दोनों phase के साथ. स्टार्टिंग कर होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, देन सिस्टम डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, मॉड्यूल डिज़ाइन, कोडिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, राइट. सो इसके वेरिफिकेशन फेजेस हम देखते हैं. बिजनेस रिक्वायरमेंट एनालिसिस. This is the first phase in the development cycle where the product requirements are understood from the customer's perspective. कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन के हिसाब से उनके एक्सपेक्टेशन एंड एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है उनकी प्रोडक्ट के लिए ये जाना जाता है इस फेज़ में. तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है क्योंकि कस्टमर श्योर नहीं होते हर बार कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए. सो ये एक्सेप्टेंस टेस्ट, डिज़ाइन प्लानिंग इस स्टेज में किया जाता है. System design. Once you have the clear and detailed product requirements, it is time to design the complete system. System design के पास product development का पूरा एक details होता है, right? Means hardware and communication का एक setup का पूरा plan होता है. System testing का plan system की design के हिसाब से develop किया जाता है. So system की design earlier stage में करने से बाद में एक्चुअल टेस्टिंग में टाइम कम लगता है. आर्किटेक्चरल डिज़ाइन.
Architectural specifications are understood and designed in this phase. मीन्स कितना कॉस्ट लगेगा जिसको हम फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कहेंगे. सो कॉस्ट के हिसाब से प्रोडक्ट की डिज़ाइन का डिसीजन लिया जाता है. सो सिस्टम डिज़ाइन मॉड्यूल में सिस्टम डिज़ाइन में क्या होगा कि वो एक मॉड्यूल्स में ब्रेक की जाती है, मतलब कि सबकी फंक्शनलिटी डिफरेंट होगी. सो इस स्टेज को हाई लेवल डिज़ाइन स्टेज भी कह सकते हैं. मॉड्यूल डिज़ाइन. In this phase, the detailed internal design for all the system modules is specified, referred to as a low level design LLD. ये इम्पोर्टेंट है कि प्रोडक्ट के मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ कंपेटिबल हो. सो मॉड्यूल टेस्टिंग भी डेवलपमेंट प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. सो मॉड्यूल डिज़ाइन में मॉड्यूल की डेवलपमेंट प्रोसेस में हमें पहले से ही फॉल्ट्स पता चल जाए एंड एरर्स का पता चल जाता है. कोडिंग फेज. The actual coding of the system modules design in the design phase is taken up in the coding phase. इसके लिए suitable programming language सिस्टम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड की जाती है. कोडिंग परफॉर्म किया जाएगा कोडिंग के डिसाइड किए गए स्टैंडर्ड्स मीन्स गाइडलाइंस के हिसाब से. Let's see about advantages of V model. This is highly disciplined model and phases are completed one at a time. Works well for smaller projects where requirements are very well understood. Simple and easy to understand and use. Easy to manage due to rigidity of the model. Each phase has specific deliverables and review process. Disadvantages: high risk and uncertainty. Not a good model for complex and object oriented projects. Poor model for long and ongoing projects. Not suitable for projects where requirements are at a moderate to high risk of changing. Once an application is in a testing stage, it is difficult to go back and change the functionality. No working software is produced until late during the life cycle. Big Bang model. The Big Bang model is an SDLC model where we do not follow any specific process. The development just starts with the required money and efforts as the input, and the output is the software developed, which may or may not be as per customer requirement. इसमें कोई प्रोसेस या फिर कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होती. इसमें बहुत ही कम प्लानिंग चाहिए होती है. सो अगर कस्टमर को भी एग्जैक्टली पता ना हो कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर भी ये मॉडल के यूज़ से एनालिसिस के बिना प्रोडक्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. सो ये मॉडल जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे डेवलपर की टीम कम होती है वो यूज़ करते हैं इस मॉडल को. डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन. So the Big Bang model comprises of focusing all the possible resources in the software development and coding with very little or no planning. The requirements are understood and implemented as they come. Any changes required may or may not need to revamp the complete software. दिस मॉडल इज़ आइडियल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स जिसमें 2 या 3 डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं. सो ये एकेडमिक या फिर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट के लिए यूज़फुल मॉडल है. सो ये मॉडल का जब प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स समझ में ना आती हो एंड जब कब जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म होगी वो भी पता ना हो, इसके लिए ये एक आइडियल मॉडल है. एडवांटेजेस देखें. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मॉडल. लिटल और नो प्लानिंग रिक्वायर्ड. Easy to manage, very few resources are required, gives flexibility to developers, and it is a good learning aid for newcomers or students. Disadvantages: very high risk and uncertainty. Means मतलब ये प्रोडक्ट में आगे क्या चाहिए होगा या फिर ये प्रोजेक्ट कब ख़त्म होगा ये पता नहीं चलता, कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता, राइट. Not a good model for complex or object-oriented projects. Poor model for long and ongoing projects. Can turn out to be very expensive if requirements are
मिसअंडरस्टूड, मतलब कि प्रोडक्ट बन गई बट उसमें कोई फंक्शन ऐड करना रह गया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर कस्टमर को जो एक्चुअल चीज़ चाहिए वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर कंप्लीट नहीं हुई तो प्रोडक्ट में चेंज करना पड़ता है, सो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाएगा। थैंक यू।